तो प्रीवियस क्लास में जो हमने पढ़ा था, वो प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कि सॉलिड क्या होता है, ठीक है। सॉलिड, उसके बाद हमने देखा था कुछ पॉइंट्स जैसे कॉन्स्टिट्यूएंट्स, पार्टिकल्स, है ना, फिर स्पेस, इंटरमॉलिकुलर स्पेस, और हमने देखा था क्या, इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फिर सॉलिड टाइप्स ऑफ कितने होते हैं, अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन होते हैं। अमॉर्फस में क्या होते हैं, रेगुलर अरेंजमेंट फॉर शॉर्ट टर्म्स, और क्रिस्टलाइन में हमने देखा था रेगुलर अरेंजमेंट फॉर लॉन्ग टर्म्स, है ना, लॉन्ग रेंज बोल सकते हैं। उसके बाद दोनों में क्या था डिफरेंस, हमने देखा था कि क्रिस्टलाइन क्या होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है ना, और अमॉर्फस का क्या होता है, रेंज में होते हैं। अमॉर्फस का मेल्टिंग पॉइंट उसमें क्या होता है, प्योर फॉर्मिस्ट होते हैं क्रिस्टलाइन। अमॉर्फस क्या होते हैं, सूडो सॉलिड होते हैं, जैसे सुपर कोल्ड लिक्विड, ग्लास हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या था, क्रिस्टलाइन में क्या था कि हम लोग को उसको बनाने के लिए क्या होता था, जो कूलिंग करते थे वो स्लो प्रोसेस करते थे। अमॉर्फस में क्या करते थे, रैपिड करते थे, है ना। और उसके बाद एनाइसोट्रॉपिक था क्रिस्टलाइन, और अमॉर्फस क्या था, अमॉर्फस था। उसके बाद क्रिस्टलाइन सॉलिड जो आया था, क्रिस्टलाइन सॉलिड में हमने 4 तरह का देखा था, आयोनिक सॉलिड, मॉलिक्यूल सॉलिड, मेटालिक सॉलिड और कोवैलेंट सॉलिड, ठीक है। उसमें एग्जाम्पल और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होंगे ये सब सारे डिस्कस कर दिए थे। लेकिन मॉलिक्यूल में और कुछ और मेरा बच गया था, ठीक है। तो जो मॉलिक्यूल सॉलिड होता है, ठीक है, मॉलिक्यूल्स सॉलिड जो होते हैं, ये मॉलिक्यूल सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड इनको कैटेगराइज किया गया है, ठीक है। और ये 3 पार्ट में कैटेगराइज होते हैं, ठीक है, ये 3 पार्ट में कैटेगराइज होते हैं। जो पहला होता है वो होता है H बॉन्ड, ठीक है। दूसरा जो होता है पोलर सॉलिड या पोलर अट्रैक्शन, जो भी बोल लो, या पोलर अट्रैक्शन, पोलर बॉन्ड बोल लो। एक होता है नॉन पोलर बॉन्ड, ठीक है। ये 3 तरह के बॉन्ड होते हैं। H बॉन्ड जिसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, ये होते हैं पोलर बॉन्ड, और ये होते हैं नॉन पोलर बॉन्ड, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होते हैं पता है, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है उस पर डिस्कस कर लो, या पहले ये पूरा कर लेते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो, जिसमें जैसे आइस है ना, आइस क्या होता है, H2O के मॉलिक्यूल्स के फॉर्मेशन से बनता है। तो H2O जो बनता है वो कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। ठीक है, अब होता क्या है, इनके बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनते हैं, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। अब कंडीशन क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने का, कि हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स अगर उनके साथ हाइड्रोजन है तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिर्फ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन ही कर सकते हैं। इसके अलावा अगर क्लोरीन आया तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं क्योंकि इनके हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं है, ठीक है। कंडीशन यही होता है कि अगर इसके साथ H है, इसके साथ H है और इसके साथ H है तो ये आपस में H बॉन्डिंग कर सकते हैं, या ये आपस में H बॉन्डिंग कर सकते हैं, ये भी आपस में H बॉन्डिंग कर सकते हैं, या सिमिलर मॉलिक्यूल्स आपस में H बॉन्डिंग कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास HCl है और एक HF है तो इनके बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा, इनके बीच बस डाइपोल अट्रैक्शन होगा, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने के लिए कंडीशन ये है कि अगर जैसे NH3 रहा और यहाँ पे अगर HF है तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन सकता है, ठीक है।
या फिर अमोनिया अमोनिया है तो अमोनिया अमोनिया H बॉन्डिंग फॉर्मेशन कर सकता है, HF है दूसरे HF के साथ H बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कर सकता है, या वाटर हो तो वाटर इन दोनों के साथ क्या कर सकता है, H बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कर सकता है। ठीक है, ये कंडीशन है H बॉन्डिंग का जो कि केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो ये तो लिखना नहीं से है ना, इसके लिए मैंने एक एग्जांपल दे दिया आइस। ठीक है, अब पोलर बॉन्ड क्या होते हैं, तो सबसे पहले पोलर कंपाउंड क्या होते हैं। पोलर का मतलब होता है डाइपोल। ठीक है, पोलर का मतलब डाइपोल। जैसे मेरे पास HCl हैं, इनमें क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस है। क्लोरीन के पास क्या है, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, हाइड्रोजन के पास क्या है, लो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो ड्यू टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस यहाँ पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ये इनके ऊपर जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्रिएट हुआ उसी को हम क्या कहते हैं, डाइपोल। ठीक है, मीन्स ये क्या है, एक पोलर कंपाउंड है। ठीक है, अगर इसके साथ जैसे मैंने बोला कि HF अगर आ गया, ठीक है, तो ये भी क्या है, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और ये लोअर, तो यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव, और यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पर देखो ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करना चाहेगा, है ना, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, ये यहाँ पे एक कंपाउंड है, ये यहाँ पे एक कंपाउंड है, तो होगा क्या, ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करना चाहेगा। और ये जो यहाँ पे अट्रैक्शन जो जनरेट हुआ, ठीक है, ये कैसा अट्रैक्शन है, ये अट्रैक्शन है डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, है ना, ये क्या है, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। ठीक है, अब ये यहाँ पर एग्जांपल कौन सा होगा, एक्चुअली ये तो लिक्विड है, तो लिक्विड है, मैंने बस ये समझाया कि डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन क्या होता है। तो हमको क्या लेना, मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो यहाँ पर एग्जांपल क्या होगा, SO2 सॉलिड, है ना, SO2 अगर सॉलिड फॉर्म में रहे तो ये क्या बनाएगा, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन करेगा। क्लियर। अब अगर नॉन पोलर बॉन्ड की बात करें, ठीक है, नॉन पोलर बॉन्ड, तो नॉन पोलर किसे कहते हैं, जिनके ऊपर कोई डाइपोल जनरेट ना हुआ हो, मतलब वो क्या है, चार्जलेस है। ठीक है, चार्जलेस जैसे मैंने ले लिया C डबल बॉन्ड O, ये क्या है, एक न्यूट्रल कंपाउंड है ना, और लीनियर है। इनके में क्या होता है, रेजोनेंस होता है रेजोनेंस। तो रेजोनेंस के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ घूमते रहता है। ठीक है, इसका एक और मॉलिक्यूल मैं ले रहा हूँ, ले लिया, इसके भी इलेक्ट्रॉन घूमते रहेंगे। तो कभी ये देखो घूमते घूमते क्या होगा कि कभी इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा फिर यहाँ जाएगा, कुछ सेकंड के लिए इस एटम पे इलेक्ट्रॉन आएगा, है ना, तो यहाँ पे कुछ सेकंड के लिए नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा, और यहाँ कुछ सेकंड के लिए क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, कुछ सेकंड के लिए होगा। वैसे ही यहाँ पे क्या होगा, इसका नेगेटिव के कारण यहाँ पे कुछ सेकंड के लिए पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, और यहाँ पे कुछ सेकंड के लिए नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा। ठीक है, कुछ सेकंड के लिए हुआ है। ठीक है, चूँकि ये नॉन पोलर था, ये भी नॉन पोलर था, तो इसको क्या बोलेंगे, इंड्यूस्ड डाइपोल, है ना, ये क्या था, इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन। मीन्स अब अगर इन दोनों के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स जनरेट होगा, इसको क्या बोलेंगे, इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन, है ना, इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन। ठीक है, और इस इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, लंदन फोर्स। ठीक है, इसका नाम क्या होता है, लंदन फोर्स। क्लियर। तो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, यहाँ पर जो एग्जाम्पल लिखा जाएगा वो क्या होगा, सॉलिड CO2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, कुछ पूछना है। देखो यहाँ पर जो टर्म लिखा गया है, H बॉन्डिंग, पोलर और नॉन पोलर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, चाहे ऑर्गेनिक पढ़ो इनऑर्गेनिक पढ़ो। ठीक है, दोनों में यूजेज आते हैं। ठीक है, क्योंकि केमिकल बॉन्ड जो बनता है, खासकर बॉन्डिंग जो होती है, वो इन्हीं के कारण होता है। ठीक है, अब अगर इन तीनों में बोला जाए कि किसका बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, तो वो H बॉन्डिंग का जो बॉन्ड का अट्रैक्शन फोर्स होता है
वो हाईएस्ट होता है पोलर और नॉन पोलर से। सबसे वीकली कौन होता है? नॉन पोलर, ठीक है। इसी बीच एक और अट्रैक्शन फोर्स क्रिएट होता है जिसको बोलते हैं वंडरवाल, ठीक है। इसी बीच बनता है वंडरवाल, ठीक है। तो वंडरवाल किस में बनते हैं? जैसे इनर्ट गैस में, है ना। इनर्ट गैस कैसे बनेगा? तो जैसे अगर मैं लिख दूँ HE2, क्या ये फॉर्म्ड होते हैं? HE2 फॉर्म्ड होता है? नहीं, फॉर्म नहीं होता है, ठीक है। तो जब भी आर्गन का फॉर्मेशन होता है सॉलिड फॉर्म में, ठीक है, उनको थोड़ा सा सिंथेनाइज करके बनाया जाता है, ठीक है, एक्चुअली। तो उस समय वैसा जो क्रिस्टल बनेगा जो नोबल गैस से मिलके बना हो, उसमें वंडरवाल क्रिस्टल फॉर्मेशन होता है, ठीक है। उसमें क्या होगा? वंडरवाल क्रिस्टल का फॉर्मेशन होगा, अदरवाइज यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। लगभग वो क्रिस्टल सॉल्ट फॉर्म बनाता ही नहीं है, लगभग 1-2 एग्जाम्पल है बस, उसके अलावा नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया क्लियर, इसमें नो डाउट। तो ये हो गया। अब इसके आगे मीन्स आज का टॉपिक स्टार्ट होगा। आज का जो टॉपिक है वो है क्रिस्टल लैटेक्स, ठीक है, क्रिस्टल लैटेक्स। हेडिंग बनाओ, क्रिस्टल लैटेक्स, क्रिस्टल लैटेक्स, ठीक है। अब ये क्रिस्टल लैटेक्स होता क्या पहले वो समझ लो, है ना। सबसे पहले आप लोग एटम को जो शेप होता है वो क्या होता है? स्फेरिकल। एटम का शेप क्या होता है? स्फेरिकल, ठीक है। ये हम इसको एटम को हम एक दूसरा नाम दे चुके हैं, है ना। वो क्या है? कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स, ठीक है। अब इसका जो होता है वो होता है एक न्यूक्लियस, है ना। तो इस न्यूक्लियस को हम बस सिर्फ क्या बोल सकते हैं? पॉइंट बोल सकते हैं, ना, पॉइंट्स, है ना। सेंटर को हम बस क्या बोल रहे हैं? एक पॉइंट, ठीक है। तो अब हम जैसे सॉलिड बनाते थे, बार बार मैं गोल गोल पारता था, है ना। तो उसमें क्या होता है? कुछ टाइम लगता है ना। अगर हम सिर्फ उसको पॉइंट से डिनोट करें तो चलेगा, है ना। बस वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल ना बोल के हम क्या बोलेंगे? पॉइंट्स, ठीक है। मतलब अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम एटम को रिप्रेजेंट सिर्फ पॉइंट से कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो पॉइंट्स होते हैं, बहुत सारे एटम्स जो ऐसे मान लो इस तरह से एटम होता था, ठीक है। इस तरह से हम अरेंजमेंट किया करते थे एटम्स का। तो इस एटम के बदले हम सिर्फ पॉइंट का अगर लगा दें कि सिर्फ पॉइंट ही यहाँ पे नोट किया जाएगा, है ना, इस तरह से, तो इस पॉइंट के पैटर्न को हम इस तरह से कुछ इंडिकेट करा सकते हैं, है ना। ठीक है, जैसा अरेंजमेंट होगा वैसा पॉइंट का अरेंजमेंट होगा, ठीक है। तो ये जो अरेंजमेंट होता है, ये अरेंजमेंट क्या है? अभी 2D है, ठीक है। ये अरेंजमेंट कैसा है? 2D है। देखो 3D अगर कर दे तो इस टाइप का, है ना, तो 3D अरेंजमेंट हो जाएगा, इसका होगा। तो ये जो पॉइंट्स का जो 3D अरेंजमेंट होता है, लैटिक्स मतलब ये जो आप बोल सकते हैं एटम का कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल का 3D में जो रेगुलर अरेंजमेंट किया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? लैटिक्स कहा करते हैं, ठीक है। तो लैटिक्स का डेफिनेशन लिखो, ठीक है। लैटिक्स का डेफिनेशन लिखो रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ constituents पार्टिकल ब्रैकेट में लिखना पॉइंट्स, ठीक है। ब्रैकेट में क्या लिखोगे? पॉइंट्स। रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स ब्रैकेट में पॉइंट्स इन 3D इज नोन एज लैटिक्स, ठीक है। क्लियर?
अब ये जो मेरा रेगुलर अरेंजमेंट था पॉइंट्स का, इसको मैंने क्या बोला, लैटिक्स बोला, है ना। मीन्स पॉइंट का अरेंजमेंट को हम क्या बोल रहे हैं, लैटिक्स बोल रहे हैं, ठीक है। अब अगर पॉइंट का कुछ अरेंजमेंट है, जैसे कुछ इस टाइप का, क्या हो रहा है, ठीक है, इस टाइप का अरेंजमेंट है, इसको क्या बोलेंगे, लैटिक्स बोलेंगे। इस लैटिक्स का स्मॉलेस्ट क्यूब अगर हम काटे, स्मॉलेस्ट क्यूब अगर हम इसका कट कर लें इन द सेंस, इसको मैं यहाँ से मीट करा दूँ, इसको यहाँ से, इसको यहाँ से और इसको यहाँ से मीट करा दिया, ठीक है। उसके बाद मैं इसको यहाँ से मीट करा दूँ, इसको यहाँ से मीट करा दूँ, इसको यहाँ से, इसको यहाँ से, इसको यहाँ से। अब क्या होगा कि ये यहाँ से मीट कर लेगा, ये यहाँ से और ये यहाँ से, तो ये क्या बना, क्यूब बन गया, है ना। ये क्या बना, क्यूब। तो 3D स्ट्रक्चर मतलब लैटिक्स का जो स्मॉलेस्ट पार्ट जो कट के क्यूबॉइड बनाया जाएगा, इसी को हम लोग कहते हैं यूनिट सेल, ठीक है। अब ये यूनिट सेल से बहुत सारे सेल्स बन सकते हैं, कैसे, जैसे देखो मैंने इसको यहाँ से मीट कराया, इसको मैं कहाँ ले जाऊँ, यहाँ मीट करा दो, इसको यहाँ मीट करा दो, इसको यहाँ, 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 हो गया दूसरा, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, हम इसको यहाँ से मीट कराएं, इसको यहाँ से, इसको यहाँ से, इसको यहाँ और इसको यहाँ, इसको यहाँ, यहाँ और इसको यहाँ से, बन गया। तो ये क्या हो गया, दो साइड्स, ऊपर भी बन सकता है और नीचे भी बन सकता है, ठीक है। तो सिर्फ एक यूनिट जो बनेगा, एक क्यूबॉइड, उसको हम बोलते हैं यूनिट सेल। और ऐसे ऐसे बहुत सारे यूनिट सेल क्या होते हैं, एक दूसरे के ऊपर बने रहते हैं, ठीक है ना। तो एक जो बनता है उसको बोलते हैं यूनिट सेल, और पूरा जो स्ट्रक्चर जो बनता है, कंस्ट्रक्शन, उसको क्या बोलते हैं, लैटिक्स, ठीक है। तो लिखो यूनिट सेल का डिफिनेशन। अच्छा, जिसको ऐसे नहीं बन पाएगा, है ना, वो नॉर्मली इस तरह से करना, ठीक है। एक बॉक्स लेना, यहाँ से एक बॉक्स लेना, ठीक है, इसको यहाँ मीट करना, इसको यहाँ, यहाँ और यहाँ, ये आपका बन गया यूनिट सेल। क्लियर। अब लिखो यूनिट सेल का डिफिनेशन। द स्मॉलेस्ट 3D यूनिट, द स्मॉलेस्ट 3D यूनिट which can form the smallest 3D unit which can form lattice after repetition, which can form lattice after repetition is known as unit cell, ठीक है, is known as unit cell। क्लियर। अब इस यूनिट सेल में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। जैसे इस यूनिट सेल में क्या क्या पोजीशन को हम क्या क्या नाम देते हैं, ठीक है। अब जैसे इसमें दो चीज़ इम्पोर्टेंस है, ठीक है। जैसे मान लो एक ये है, इसको बोलते हैं कॉर्नर, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, कॉर्नर। अब जैसे ये वाला पार्ट है ना, इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, फेस, ठीक है। एक तरफ का ये वाल क्या हो गया, फेस इसका, ठीक है। ये जो अंदर का पार्ट होता है, अंदर के पार्ट को हम क्या बोलते हैं, बॉडी, ठीक है। अब ये दो कॉर्नर के बीच में, जो दो कॉर्नर जिससे मिला हुआ है ना, ये वाला पार्ट, इसको हम बोलते हैं एज, ठीक है। क्लियर। और इस एज के बीच में ये जो पोजीशन होता है, हाँ कोई कुछ बोला, इस एज के बीच में ये जो पोजीशन होता है, इसको बोलते हैं एज सेंटर, एज सेंटर, ठीक है।
क्लियर दिख रहा है ना। देखो ये वाला जो है ये है कॉर्नर, जस्ट लाइक रूम में देखो ऊपर जो है कोना जिसको बोलते हैं वो हो गया कॉर्नर, ठीक है। इस कॉर्नर को जो मिलाता है ना, जो लाइन, इस लाइन को हम बोलते हैं एज, ठीक है। और इस जो एक पार्ट का पूरा वाल है ना, दीवार का एक पूरा वाल है, उसको हम बोलते हैं फेस, ठीक है। अब ये फेस जो यहाँ पे हम लोग बैठे हैं, ये वाला माहौल है ना, हॉल, इस हॉल को क्या बोलते हैं, बॉडी। ये बीच का पार्ट क्या कहलाएगा, बॉडी। क्लियर। अब ये जो एज के बीच का जो पोजीशन होता है, जो सेंटर का, जैसे मान लो वो वाला है ना जहाँ पे लाइट के बीच में लगा ना, तो वो क्या हो जाएगा, एज सेंटर, एज सेंटर उसको बोला जाएगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ चीज़ें और होती है, ठीक है। कुछ चीज़ें जैसे मान लो ये है आपका क्यूबोइड, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये मान लो आपका वाई एक्सिस है, ये मान लो आपका एक्स एक्सिस है, ये मान लो आपका जेड एक्सिस है, ठीक है। जस्ट लाइक अब हम एक्सिस को रोटेट भी करा सकते हैं, एक्स वाई जेड जो भी जैसे भी हो कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। बस हम समझना चाहते हैं यहाँ पे हो क्या रहा है। तो एक होता है हमारा एज, ठीक है, एज लेंथ जिसको बोलते हैं, ठीक है, एज लेंथ। तो पहला एक होता है एज लेंथ, या बोलो तो सिर्फ एजेस बोल सकते हो, ठीक है। एक दूसरा होता है इंटरफेशियल एंगल, इंटरफेशियल एंगल। ये दोनों कहाँ होते हैं, एज के बारे में तो मैंने बता दिया कि एज ये होता है, ठीक है। तो इसमें एज क्या होगा, उसका नाम दिया जाता है, जैसे लाइक जैसे मैंने इसको माना ए है ना, इसको माना बी और इसको माना सी, ठीक है। ये जो लेंथ है एज का, ये यहाँ पे ए लेंथ का है, यहाँ पे बी लेंथ का है, यहाँ पे सी लेंथ का है, ठीक है। ये जो एज है यहाँ पे ए बी सी क्या है, ये जस्ट लाइक लेंथ है, ठीक है, ए बी सी लेंथ है, ठीक है। अब अगर लेंथ है तो यहाँ पे अब इंटरफेशियल एंगल है, ये एंगल क्या होगा, तो यहाँ पे होगा अल्फ़ा और ये होगा आपका बीटा और ये होगा आपका गामा, ठीक है, अल्फ़ा बीटा गामा। तो इंटरफेशियल एंगल क्या होगा, अल्फ़ा बीटा एंड गामा, ठीक है। ये क्या है, एंगल है। जैसे मान लो कि यहाँ पे ये 90 90 90 है ना सारा, तो यहाँ पे जैसे हम ये क्या है, मेरा क्यूब है ना, ये मेरा क्या है, क्यूबिक है। तो क्यूबिक जब बनता है ना, क्यूबॉइड है ना, मैं क्या ले रहा हूँ, क्यूब ले रहा हूँ। तो क्यूब में ए इज इक्वल टू बी होता है, इज इक्वल टू सी होता है। तीनों लेंथ ब्रेथ और हाइट क्या होता है, सब इक्वल होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा जो होता है वो भी क्या होता है, 90 डिग्री होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम दूसरा स्ट्रक्चर लें, मान लो जैसे हेक्सागोन ले लिए, ठीक है, हेक्सागोनल। तो हेक्सागोनल में क्या होता है, आप देखो कि जैसे ये है आपका हेक्सागोन, ठीक है। तो ये हेक्सागोन है, ठीक है। तो ये जब हेक्सागोन है तो यहाँ पे एंगल कितना होता है, 120 का, है ना, और ये क्या होता है, 90 डिग्री का, ठीक है, होता है ना। और लेंथ भी देखो कि एक हेक्सागोन जब बनता है तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस तो इक्वल होते हैं, लेकिन ये वाला जो लेंथ है ये बड़ा होता है, मतलब अनइक्वल होता है। तो एक तरह से हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे ए इज इक्वल टू बी तो होगा, लेकिन डज नॉट इज इक्वल टू सी होगा। अगर हम बोले कि अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा क्या होगा, 120, ठीक है। और अगर गामा देखें तो क्या होगा, 90 डिग्री, ठीक है। तो ये क्या हो गया, चेंज हो गया ना। तो इस तरह से बहुत सारे स्ट्रक्चर बनते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इस तरह से बनता है
यहाँ इस तरह से बनता है, ठीक है। तो ये है क्या, सेल पैरामीटर्स जो बन रहे हैं उनके पैरामीटर्स, पैरामीटर मतलब लेंथ और एंगल हम लोग यहाँ पे मेजर कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मेरा क्या अलग अलग तरह का शेप बन रहा है, ठीक है। अब ये हो गया मेरा क्या, लैटिक्स हमने पढ़ लिया, यूनिट सेल आ गया, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। लिख लिए इतना, लिख लो। कुछ सवाल है तो पूछ सकते हो। सर नेसेसरी नहीं है ना कि जो एजेस है वो अलोंग द एक्सिस हो। सर यहाँ पे अल्फा और बीटा नहीं रुक जाओ, ये वाला जो है आपने बोला एजेस है ना, वो एक्सिस के अलोंग ही होगा। हेक्सागन में अलग अलग होता है, मतलब जैसे मैंने क्या बोला, यहाँ पे एंगल है, जैसे क्यूब बना लिए तो क्यूब में सारा इक्वल है ना 90 डिग्री पे, तो वो अलोंग दी जाएगा। जैसे यहाँ पर क्या अलग अलग जा सकता है, ठीक है, मतलब ज़रूरी नहीं है, ये बोल सकते हो, ठीक है। और सर हेक्सागन में दो एंगल 120 डिग्री कैसे है? एक एक्स एक्सिस का, एक वाई एक्सिस का, सिर्फ एक ही तो 90 डिग्री है ना। एक ये वाला एंगल लो, एक ये वाला एंगल लो, ठीक है। और कुछ हो गया लिखा हुआ? बहुत सारे यूनिट सेल कंबाइन करके क्रिस्टल लैटिस बनाता है। हाँ, यूनिट सेल सिर्फ एक क्यूबॉइड को हम बोल रहे हैं, और वैसे वैसे बहुत सारे बनते हैं। तो क्रिस्टल लैटिस, हाँ, उसको क्रिस्टल लैटिक्स बोलते हैं, ठीक है। हेक्सागोनल में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस ड्रॉ करेंगे। इसमें अगर ड्रॉ करोगे तो कुछ यूं यूं और कहाँ से जाए, यूं जाना पड़ेगा, है ना। ये 3D नहीं बना है ना, नॉर्मली मैंने ड्रा किया है, ठीक है। एक्चुअली हेक्सागोन के बारे में एडवांस लेवल में पढ़ना है, और जहाँ पे मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ एक्चुअली ये यहाँ पे पढ़ना नहीं है, थोड़ा सा टॉपिक और आगे बढ़ेगा वहाँ पे पढ़ना है, तो वहाँ पे अच्छा से डिस्कशन होगा, ठीक है। यहाँ पे बस मैं ये एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये जो क्यूबॉइड है मतलब क्यूबिक है, तो वो कैसे स्ट्रक्चर मतलब ड्रा हुआ है, वहाँ पे क्या है, एज क्या और इंटरफेशियल एंगल क्या है, और हेक्सागोन जब बनेगा तो उसका एज और इंटरफेशियल कैसा है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे मैं बता रहा हूँ बस, एक्चुअली ये आगे पढ़ना है, ठीक है, जब हम ब्रेवर लैटिक्स पढ़ेंगे तब। क्लियर ना, ठीक है, लिख लिए इतना। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। टाइम बहुत कम है। देखो टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। यूनिट सेल जनरली दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक होता है सिंपल यूनिट सेल, इसको एनसीईआरटी लिखता है प्रिमिटिव, ठीक है, प्रिमिटिव यूनिट सेल। क्लियर। एक अगला जो होता है वो होता है सेंटर्ड। अब ये सेंटर में तीन तरह के होते हैं, ठीक है। एक होते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। अगला क्या होगा, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, और अगला क्या होगा, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। इस तरह से चार, मतलब टोटल आपको चार तरह के पढ़ने हैं यूनिट सेल, ठीक है। अब हम पहले बात करते हैं इसका प्रिमिटिव यूनिट सेल का, ठीक है। जैसे अगर मान लो कि अब हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं, वहाँ पर से इमेजिनेशन स्टार्ट होता है, ठीक है। किस तरह से हम इमेजिनेशन करेंगे और क्या इमेजिनेशन करना है वो देखना है, ठीक है। तो इमेजिन क्या करना है, जैसे मान लो ये आपके पास एक एटम है, इसके बगल में एक और एटम है, यहाँ इसके बगल में एक और एटम है, यहाँ एक और एटम है, ठीक है। अब इसके पीछे भी एटम होगा,
पीछे इन द सेंस कुछ यूँ एटम होगा इसके पीछे भी एटम होगा इस तरह से, ठीक है, इसके भी पीछे एटम होंगे और इसके भी पीछे एटम होंगे इस तरह से, है ना, या थोड़ा सा ऊपर ले लो, इस तरह से एटम होंगे। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसके पॉइंट्स, इसके पॉइंट्स, इसके पॉइंट्स, इसके पॉइंट्स, इसके पॉइंट्स और इसके पॉइंट्स और इसके पॉइंट्स, ठीक है, एटम पॉइंट्स मिल गया। तो पॉइंट्स को अगर आप मीट कराओगे तो एक आपको लैटिक्स क्रिएट होता हुआ दिखेगा, एक यहाँ पे है ना, ठीक है, क्लियर, एक लैटिक्स बनता हुआ दिखाई देगा एटम्स के बीच, है ना। जो मैंने पॉइंट से बनाया था वो कहाँ बन रहा है, एटम से बन रहा है, ठीक है। तो जो एटम से बन रहा है तो इसमें फाइंड ये करना है कि कितना पार्ट एटम का इस यूनिट सेल के अंदर है, ठीक है। जस्ट लाइक अगर आपके पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में आपने 4 ऐसे आपने एटम को फिल किया, ठीक है। तो इस 4 एटम में कितना पार्ट इस बॉक्स के अंदर इन है ये आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो अगर देखा जाए कि ये एक एटम का 1/4 पार्ट इसके अंदर है, तो वैसे वैसे 4 है, ठीक है। तो टोटल एटम इस बॉक्स के अंदर कितना है, 1, है ना। ये तो सिंपल 2 क्लास का मैथ हो गया, है ना। तो टोटल कितना है, 1 है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे अब फाइंड करना रहेगा, ठीक है। ये चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखो सबसे पहले मैं ले रहा हूँ पहला प्रिमिटिव यूनिट सेल, ठीक है। प्रिमिटिव यूनिट सेल लिया तो यूनिट सेल पहले बना दो, मैंने बना दिया यूनिट सेल। अब क्या होता है कि सबसे पहले हमको ये फाइंड करना होगा कि इस यूनिट सेल में एटम कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, मतलब कहाँ पे होता है, ठीक है। तो इस यूनिट सेल में पोजीशन ऑफ एटम कहाँ पे है, तो ये है कॉर्नर पे, ठीक है, कॉर्नर पे है। अब हाउ मेनी कॉर्नर ऑन इन दिस यूनिट सेल, कितने कॉर्नर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, 8 कॉर्नर प्रेजेंट इन यूनिट सेल होगा ना, 8। या ये भी लिख सकते हो नंबर ऑफ यूनिट सेल प्रेजेंट इन, है ना, नंबर ऑफ कॉर्नर प्रेजेंट इन यूनिट सेल इज इक्वल टू 8, ठीक है। दूसरा क्या है, अब हमको फाइंड करना है कि यहाँ पे एटम है, यहाँ पे एटम है, यहाँ पे एटम है, हर एक कॉर्नर पे क्या है, एटम्स है। तो एक कॉर्नर पे एक एटम का कितना पार्ट इस यूनिट सेल के अंदर है, ठीक है। तो ज़रा देखो यहाँ पे जैसे अगर मैं अच्छे से बनाऊँ तो कुछ इस तरह से ये बनेगा, है ना। जहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये आधा पार्ट जो है वो बाहर है ना, बिल्कुल बाहर है। तो अभी मैंने बोला कि एटम क्या होता है, एटम होता है स्फेरिकल होता है। तो इस स्फेयर को अगर मैं हाफ कट कर लूँ, ठीक है, तब क्या होगा, हाफ स्फेयर होगा। तो ये हाफ स्फेयर में क्या होगा कि ये जो यहाँ पे इसका सेंटर बनेगा और ये सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 360। अब बताओ ये क्या है, क्यूब है। तो क्यूब के 2 कॉर्नर के बीच कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री। मतलब इसको अगर मैं 4 पार्ट में डिवाइड करूं तो यहाँ पे 90 डिग्री का फॉर्मेशन होगा। तो अब ज़रा ये बताओ ये 90 डिग्री है तो इसका कितना पार्ट यहाँ इन करेगा, तो वो होगा 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 360, तो कितना आ जाएगा, 1/4। तो हाफ से 1/4 इसके अंदर है तो पूरा का कितना होगा, 1/8, है ना। मीन्स टोटल यहाँ पे कितना होगा, 1/8। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, है ना, द पार्ट ऑफ, या ये लिखो 1/8
पार्ट ऑफ एटम पार्टिसिपेट इन यूनिट सेल, है ना। 1/8 पार्ट ऑफ एटम एट कॉर्नर पार्टिसिपेट। बस क्लियर है ना। देखो ग्रामर सही है कि नहीं, 2 बार राइट हो गए, इंग्लिश थोड़ा कमज़ोर है। क्लियर, सही है ना। चलो 1/8 पार्ट ऑफ द एटम प्रेजेंट एट द कॉर्नर, ठीक है। तो अब अगर टोटल निकाला जाए कि कितने एटम होता है, तो पोजीशन कहाँ पे था, कॉर्नर पे था। कॉर्नर था 8 और 8 कॉर्नर में 1/8 था, तो टोटल कितना एटम हो गया, बस 1। क्लियर, कोई दिक्कत। फिर से देख लो, हमने क्या किया, एक एटम था कॉर्नर पे, ठीक है। निकालना क्या था, टोटल एटम इसके अंदर कितना है, ठीक है। टोटल एटम निकालना था, तो 8 कॉर्नर पे 8 एटम्स है, तो एक कॉर्नर पे इस एटम का कितना पार्ट इस यूनिट सेल के अंदर है, ठीक है। तो मैंने देखा कि एटम क्या होता है, स्फेरिकल, ठीक है। एक स्फेरिकल एटम को इसके ऊपर रखेंगे तो नॉर्मली हम लोग देख सकते हैं, जैसे मान लो ये कॉर्नर है ना, ठीक है। यहाँ पे अगर एक बॉल लेके आओ, अगर आप इस तरह से रखो, ठीक है, तो ये पूरा अंदर नहीं जाएगा, उल्टा क्या होगा, हाफ आपको पूरा बाहर दिखाई देगा ना, पूरा बाहर है। तो मैंने उस हाफ को क्या किया, कट कर लिया, तो ये बचा क्या, हाफ स्फेयर। अब हाफ स्फेयर में भी क्या था, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा था और ये था 360, तो सिर्फ 90 डिग्री का पार्ट ही तो इसके अंदर आएगा ना यहाँ पे, बाकी 1 2 3 90 डिग्री बाहर रह जाएगा, ठीक है। तो इसका कितना पार्ट अंदर है, 1/4, तो पूरे का कितना हो गया, 1:8, है ना। 1/8 पार्ट इसके अंदर होगा एक एटम का, ठीक है। तो वैसे वैसे कितने थे, 8 कॉर्नर, तो टोटल कितने हो गए, 1, ठीक है। लिखो इसको, हाफ ही ना अंदर था, तो फिर हम पूरा में क्यों किया, मतलब हाफ का 1/4 पार्ट तो 90 डिग्री में आएंगे, हाँ, पूरा का पूरा तो एक एटम है ना पूरा उसके अंदर, आधा पार्ट तो उसमें मतलब क्यूब में नहीं आ रहा है, उसको तो हम क्यूब? पहले एलिमिनेट कर दिया। तो एटम अगर है तो पूरा एटम पे कंसिडर किया जा रहा है ना, पूरे एटम पे लिया जा रहा है ना। जैसे मैंने क्या बोला कि यहाँ पे एक पूरा एटम लगा हुआ है, तो इस पूरे एटम से कितना पार्ट इसके अंदर है वही तो कंसिडर करेंगे ना। अगर हम हाफ लेते तो हाफ लेते तब हाफ का वहाँ कंसिडर होता, मेरे पास पूरा एटम का कंसिडरेशन कर रहे हैं हम, ठीक है। यहाँ हाफ का लॉजिक ही नहीं है, मैंने पूरा लिया ना यहाँ पे एक पूरा एटम, तो उस पूरे एटम के अकॉर्डिंग हमने क्या लिया, उसका रेशियो लिया, है ना, यही है, ठीक है। तो ये हो गया प्रिमिटिव यूनिट सेल। क्लियर, ये समझना ज़रूरी है क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं, और क्वेश्चन नॉर्मल लेवल के नहीं आएंगे, एडवांस लेवल के भी बनेंगे, लेकिन बहुत इजी होता है। जैसे अभी आपको जैसे 1 कितना पार्ट हिंडर कर रहा है समझ में आ गया, है ना। तो अभी मैंने क्या दिखाया, प्रिमिटिव यूनिट सेल का दिखाया है, ठीक है। अब अगला देखो, अगला अगर मैं देखूं कि फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल है, ठीक है। तो इसमें भी क्या होगा, इसी तरह का एक अरेंजमेंट बनेगा, ठीक है। क्लियर। अब यहाँ पे क्या होगा, पोजीशन ऑफ एटम कहाँ पे होगा, पोजीशन ऑफ एटम कहाँ पे, तो पहला होगा कॉर्नर पे, है ना, कॉर्नर पे। अभी कॉर्नर पे कितना आएगा, हमने यहाँ पे कंसीडर किया था, है ना, कितना आएगा, 1, ठीक है। तो 8 कॉर्नर थे, 1/8 उसका था, और ये टोटल आ गया 1। इसका दूसरा जो पोजीशन होगा, वो दूसरा पोजीशन इसके नाम से देखो कहाँ पे, फेस पे। तो एक यूनिट सेल का कितने फेसेस है, 6 फेस है, ठीक है। तो फेस है ये, एक फेस का कितना है, 6 फेसेस है। तो एक फेस पे कितना एटम उसके अंदर है, हाफ, क्योंकि टोटल कितना है 360,
और एक फ्लैट पार्ट कितना एंगल बनाता है 180, तो उसका हाफ कट कर लो तो 1/2, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1:2 और यहाँ कितना आ जाएगा 3। तो टोटल एटम कितना आएगा 1 + 3 मीन्स 4 टोटल एटम, ठीक है। टोटल एटम प्रेजेंट इन फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। क्लियर, समझ में आ गया या दिक्कत है बोलो। देखो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि फेस सेंटर्ड यूनिट सेल क्या है ना, या उसमें ये पता होना चाहिए कि पोजीशन ऑफ एटम कहाँ कहाँ पे, ठीक है। तो एक तो इसके नाम से पता चल रहा है कि एक फेस पे होगा और कॉर्नर पे हर एक में होता है, ठीक है। कॉर्नर पे मस्ट है कि होगा ही होगा, ठीक है। जैसे हमने प्रिमिटिव में बोला कि सिर्फ कॉर्नर पे ही है, ठीक है। अब हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि कॉर्नर और फेस दोनों पे है। तो कॉर्नर का कंसिस्ट जो कैलकुलेशन था हमने पहले कर रखा था 1:8, तो टोटल 1 एटम आ रहा था, ठीक है। अब फेसेस की बात करें तो फेस क्या होता है, जैसे एक रूम है ये वाला, 1 2 3 4 5 एक 6 फेसेस है ना। तो एक फेस पे कितना एटम इन करेगा, आप एक बॉल ले लो, है ना, जो भी कहो बॉल। इसको नॉर्मली अगर देखो तो मैं यहाँ से इन कराऊँगा 180 डिग्री पे, तो बीच में आएगा हाफ इधर और हाफ इधर होगा। तो हाफ इधर और हाफ इधर होगा, तो ये 1/2 इधर और ये 1/2 इधर, है ना। तो इन कितना पार्ट किया 1/2। तो एक फेस पे 1/2 एटम क्या है कि यूनिट सेल के अंदर गया, है ना। तो वैसे वैसे 6 फेसेस थे, तो 6 × 1/2 = 3। तो 1 + 3 कितना हो जाएगा 4। तो टोटल एटम जो फेस सेंटर यूनिट सेल के अंदर है वो कितना हो जाएंगे 4। क्लियर। कौन सा 1/8 जैसे एक स्फीयर है तो उसका 360 सॉलिड एंगल है, तो 90 डिग्री का सॉलिड एंगल बनाएंगे तो 4 स्फीयर बन जाएगा, तो इसमें 8 कैसे बन रहा है? ये पूरे पे लिया जा रहा है। जैसे हाफ पे 1/4 आया, पूरे पे कितना आ जाएगा, वही लिया गया पूरे पे। जैसे मैंने एक पूरा एटम इसके ऊपर रखा ना, मैंने तो इमेजिनेशन किया कि हाफ पहले ही हटा हुआ है, ये मेरा इमेजिनेशन था कि हाफ हटा हुआ है, लेकिन एक्चुअल में देखो तो पूरा है ना वो। तो इस पूरे एटम का कितना पार्ट इसके अंदर है, एक्चुअल में वो निकालना था ना कि पूरे एटम का कितना था, इसलिए, है ना। हाँ, कॉर्नर और फेस दोनों पे होगा। देखो ये हो गया कॉर्नर, ठीक है। अब देखो फेस, ये है फेस, ये है फेस, और एक बाहर का फेस, एक अंदर का फेस, एक ये फेस और एक ये फेस, 6 फेसेस। क्लियर, वो मुझसे छूट गया था गलती से, ठीक है। अब अगला क्या होगा, बॉडी सेंटर्ड। ये जो कॉर्नर पे 1/8 लेयर है, हाँ ये हमेशा क्यूब के लिए लेंगे ना। हाँ, क्यूब के लिए लेंगे। अगर कोई हेक्सागोनल आ गया तो बदल जाएगा, ठीक है। उसके लिए भी लेकिन यही प्रोसीजर से। हाँ, प्रोसीजर मैं बताऊंगा हेक्सागोनल का, ठीक है, बदल जाएगा। तो ये क्या है, बॉडी सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसमें भी क्या बनेंगे, एक क्यूबॉइड बनेगा, ठीक है, बन गया। अब पोजीशन ऑफ एटम, पोजीशन ऑफ एटम कहाँ कहाँ पे होगा, पहला कॉर्नर फिक्स है ना। तो कॉर्नर फिक्स है तो कितना होगा 8 × 1/8 = 1, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या है, इसका नाम क्या है, बॉडी। तो एक होगा बॉडी के अंदर, ठीक है। तो बॉडी है ये, तो बॉडी तो सिर्फ एक है ना, और एक पूरे बॉडी में कितना एटम जाएगा, यहाँ पे अगर कोई एटम आके रखो तो 1 आ जाएगा पूरा का पूरा, तो 1 = 1, ठीक है। अब टोटल कितना होगा, 1 + 1 मीन्स 2, 2 क्या हो जाएगा, टोटल एटम। क्लियर, 2 टोटल एटम, समझ में आया। अब देखो इसमें
यहाँ पे होगा एटम, यहाँ पे एटम, यहाँ पे हर एक कॉर्नर पे एटम होगा, और एक क्या होगा बिल्कुल सेंटर पे, ये वाला एटम, ठीक है, बिल्कुल सेंटर पे, ठीक है, क्लियर। अब एक लास्ट बचा है एंड सेंटर। फेस वाला में 6 into 1/2 करके 6 तो फेस है, समझ 1/2 कर दो। जैसे ये मान लो आपका फेस है ना, तो आप एक पूरा बॉल यहाँ पे रखोगे, ठीक है, तो ये पूरा अंदर नहीं जाएगा, बस हाफ अंदर जाएगा। इसका पार्ट का एक एटम का पूरा पार्ट, जैसे मान लो ये आपका स्पेयर है ना, तो ये पूरा अंदर ना जाके सिर्फ हाफ अंदर जाएगा, तो 1/2 बाहर 1/2 अंदर, ठीक है, क्लियर। अब एक लास्ट बचा है हमारा, वो है हमारा एंड सेंटर। अब क्या है हमारा एंड सेंटर, एंड सेंटर यूनिट सेल, एंड सेंटर यूनिट सेल, ठीक है। अब एंड में एक देख लो क्या होता है कि जैसे मान लो ये आपका क्यूबॉइड है ना, तो इस क्यूबॉइड को एंड का मतलब होता है टू अपोजिट साइड, ठीक है। अगर आप इसको यहाँ से स्टार्ट करें तो ये नीचे का जो पार्ट होगा ये होगा इसका एंड, स्टार्टिंग एंड। अगर आप यहाँ से स्टार्ट करोगे तो ये आपका एंड होगा, यहाँ से स्टार्ट करो तो ये आपका एंड होगा, ठीक है। एंड सेंट का मतलब होता है टू अपोजिट साइड्स, ठीक है। मतलब एटम कहाँ रहेगा एंड एंड सेंटर, मतलब टू अपोजिट फेसेस पे सिर्फ एटम रहेंगे, ठीक है। अब देखो कैसे, ये आपका है क्यूब, ठीक है। कॉर्नर तो एक फिक्स है, पोजीशन ऑफ एटम, कहाँ होगा पहला कॉर्नर, कॉर्नर पे होगा 8 × 1/8 = 1, ठीक है। दूसरा कहाँ होगा एंड सेंटर, तो एंड सेंटर का मतलब क्या है टू अपोजिट फेसेस, टू अपोजिट फेस, ठीक है। तो टू अपोजिट फेसेस मतलब टू फेस है, और एक फेस पे क्या होता है 1/2 होता है, तो यहाँ से भी 1, तो यहाँ पर क्या होगा टोटल एटम्स कितना हो जाएगा 1 + 1 = 2, ठीक है। देख लो अब कहाँ पे होगा, एक यहाँ पे, ठीक है, और टू अपोजिट फेसेस, मान लो मैंने एक यहाँ दे दिया और एक यहाँ दे दिया अपोजिट, ठीक है, तो ये आपका फेसेस हो गए। यहाँ तक दिक्कत है यहाँ पे नहीं ना, देख लो अच्छे से, कोई भी दो अपोजिट फेसेस, नहीं कोई भी दो, हाँ मतलब कोई भी आप दो सेलेक्ट कर सकते, तो मैंने अप एंड डाउन किया, लेफ़्ट राइट कर सकते थे, है ना, तो वो हो जाता, ठीक है, कोई भी दो अपोजिट साइड्स, ठीक है। सारा क्लियर ये, सेंटर है वो एटम्स का, वो मतलब दोनों एंड्स पे है। नहीं, सेंटर मतलब ये होता है कि सेंटर्ड, मतलब एटम कहाँ पे रखा गया है, मतलब ऊपर में मतलब हाफ एटम है और नीचे में हाफ एटम, हाँ इस तरह से है वो, ठीक है, अपोजिट, या आप इस तरह से लो या आप इस तरह से लो, और एक टाइम पे मतलब कोई एक, हाँ कोई भी एक, ठीक है, ठीक है ना, क्लियर। अब एक इससे हट के हेक्सागोनल है ना, जो कि ताकि क्लियर हो सके,
एक टर्म आता है यहाँ पे रैंक, ठीक है, वो हेक्सागोनल के बाद समझाते हैं, ठीक है, हो गया ना। लिख लिए। एक टर्म आता है रैंक, रैंक ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। ये एक्चुअल क्या होता है रैंक ऑफ यूनिट सेल, तो डिफिनीशन के तौर पे अगर लिखें तो ये होता है द नंबर ऑफ एटम्स, द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन यूनिट सेल, ठीक है, और इसका सिंबल होता है जेड, ठीक है। मतलब हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि रैंक इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। मतलब जो अभी कैलकुलेशन जो कर रहे थे आप लोग, वही क्या था, रैंक था, ठीक है। अब अगर देखें एक हेक्सागोन रह गया था हमारा, हेक्सागोन का अगर देखें तो ये लैटिक्स, ये लैटिक्स, ये लैटिक्स, ठीक है, ये लैटिक्स, ये लैटिक्स और ये लैटिक्स। उसी तरह इसके जस्ट नीचे अगर आए तो ये इस तरह से, ठीक है, इस तरह से बना है हेक्सागोन, ठीक है, क्लियर। अब इस हेक्सागोन में आपको वही रैंक फाइंड करना है, कितना रैंक होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, पोजीशन ऑफ एटम, पोजीशन ऑफ एटम, सबसे पहला तो कॉर्नर पे होगा, होगा, कितने कॉर्नर है, 12, ठीक है, 12। अब एक कॉर्नर पे कितने एटम के पार्ट्स इन किए हैं वो देखो, कितना, देख लो फिर से, फिर से देखो, जैसे मैंने निकालना सिखाया था वहाँ पे, वैसे ही यहाँ पे निकालो, कितना। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हेक्सागोन में 1/6, ठीक है, कैसे, तो ये यहाँ पे 120 है ना, अगर हाफ करोगे है ना तो 160, तो 1/3 आएगा, तो पूरे का कितना हो जाएगा, 1/6, ठीक है। अभी भी किसी को क्लियर नहीं है तो देख लो, ये मेरा एटम था, ठीक है ना, यहाँ पे एटम मान लो, तो मैंने इसको हाफ कट कर लिया, ठीक है, तो मैंने यहाँ से हाफ कट कर लिया, तो यहाँ जो हाफ स्फेरिकल बना ये मेरा क्या था, 360। अब 360 को कितना कट करना है, 120, तो कितना हो जाएगा, 1/3, तो पूरे पे 1/6, क्लियर। तो वहाँ कितना हो जाएगा, 1/6, तो टोटल कितना हो जाएगा, 2, क्लियर। ये क्लियर हो गया। यही यहाँ पे चेंज हुआ है, एंगल, एंगल बदलने से एटम का मतलब जो अमाउंट होता है वो बदल जाता है, ठीक है। क्लियर। सर कभी-कभी ऐसा स्ट्रक्चर बन सकता है कि नंबर ऑफ एटम्स फ्रैक्शन या डेसिमल में आए? नहीं, वैसा कोई मॉलिक्यूल ही एग्जिस्ट नहीं करता है जो फ्रैक्शन में हो, ठीक है। अब दूसरा क्या होगा, दूसरा पोजीशन कहाँ होगा, एक तो कॉर्नर ले लिए, फिर फेस पे आएगा। अब फेस पे क्या होता है कि यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत ये होगा कि आपको देखने से क्या लग रहा हो, बहुत सारे फेसेस है, लेकिन कंसीडर सिर्फ 2 को किया जाता है, ठीक है, इसको और इसको, इसके अलावा किसी को कंसीडर नहीं किया जाएगा, ठीक है, बस ऊपर नीचे ये वाला जो है इसको कंसीडर नहीं किया जाता है, ठीक है। काउंट कर सकते हैं ना?
देखो 1 फेस, 2 फेस, 3 फेस, 4 फेस, 5 फेस, 6 फेस, है ना, तो टोटल 8 फेस हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, हम बस 2 फेस को ही कंसिडर किया करते हैं हेक्सागोन में, ठीक है। तो 2 जब करेंगे तो 2 इंटू 1/2 कितना हो जाएगा 1, ठीक है, कितना होगा 1। अब इसके बाद थर्ड जो पोजीशन होता है एटम का वो होता है बॉडी में, बॉडी, और बॉडी में कितने एटम्स होते हैं 1 2 3 एटम इसके बॉडी में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 बॉडी 3 एटम्स इज इक्वल टू 3, तो टोटल कितना हो जाएगा 6, Z इज इक्वल टू 6, ठीक है। नहीं समझ में आया ना? देखो ये एक्चुअली क्या है कि हेक्सागोनल जो होता है यहाँ पे जैसे जो पोजीशन होता है एटम रखने का वो 3 होता है यहाँ पे, जो मतलब जो जगह होता है वो 3 एटम का होता है। तो यहाँ पे 3 एटम एग्जिस्ट करता है बॉडी के अंदर। वहाँ पर जो पोजीशन था वहाँ पे सिर्फ 1 एटम का रहने का जगह था क्यूब में, तो वहाँ पे सिर्फ 1 एटम था। यहाँ पे 3 एटम रह सकता है, ठीक है, तो यहाँ पे 3 एटम है। अब बोलोगे कि सर ये तो मतलब कहाँ से आ गया, तो ये एक्सपेरिमेंटली वैल्यू है ना, है ना, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। अब हम ये नहीं बता सकते कि यहाँ पे कितना एरिया है और कितना साइज़ का हम एटम ले रहे हैं और यहाँ पे कितना ऑक्युपाई कर रहा है ना, वो यहाँ पे आएगा, वो भी आएगा लेकिन कुछ समय के बाद आएगा। सर Z के लिए रैंक हाँ? रैंक Z से लिख सकते है तो हैं। अच्छा Z वो क्या लिखा तुमने 2 1 ये क्या लिखा है, ये जेड ही है ना, जेड। क्लियर? क्या लिखी थी उसको, जेड ही लिखा ना, बस ठीक है। तो ये हो गया। अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, जितना तुमने पढ़ा है उतने से ही क्वेश्चन कुछ पूछे जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कैसे होते हैं देख लो। क्वेश्चन बहुत इजी होंगे, है ना, बस दिमाग लगाना है और आंसर देना है, ठीक है। हो गया लिखा हुआ? चलो अब हम लोग करते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन में उसका मतलब लैंग्वेज नहीं लिखूंगा, मैं खुद बोलूँगा, है ना। अभी तुम लोगों को बस समझा रहा हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। ये हो गया, नहीं हुआ तो याद करके लिख लेना, है ना। अब देखो मान लो कि कोई एक लैटिक्स है ना, कुछ भी हो सकता है, प्रिमिटिव हो सकता है या फेस हो सकता है या बॉडी हो सकता है या इंड हो सकता है, कुछ भी आपको दिया रहेगा, ठीक है। बोलेगा क्या कि 2 एटम है, एक X है एक Y है, कभी कभी बोलता है ऑक्साइड भी है या कभी कभी बोलता है मेटल है, कोई नॉन मेटल भी है, ठीक है। इस तरह से कुछ भी बोल देगा। मैं सबसे सिंपल ले रहा हूँ कि एक लैटिक्स है जिसमें X और Y 2 एटम है, ठीक है। X को जो पोजीशन पे रखा गया है वो है कॉर्नर और Y को जहाँ रखा गया है वो है फेस, ठीक है। और ये लैटिक्स जो है वो है फेस सेंटर्ड, ठीक है, वो क्या है फेस सेंटर्ड है, ठीक है। तो इन दोनों से जो कंपाउंड बनेगा उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताइए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताइए, ठीक है। अब करना क्या है वो देखो, एक पहला क्वेश्चन है वो मैं ही बता देता हूँ, ठीक है। फेस सेंटर्ड में क्या होता था, पोजीशन क्या है, ये क्या है कॉर्नर पे, तो कॉर्नर पे कितने एटम होते थे 1, है ना, तो एक सिंपल 1 रहेगा, ठीक है, 1 रहेगा। Y कहाँ है फेस पे, तो फेस पे कितने एटम होते थे 3, तो Y 3 मीन्स आपको क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना XY3। क्लियर? अब अगर कहीं से पूछा जाए कि मान लो क्वेश्चन यही था, ठीक है, अब क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज किया है कि जो 8 कॉर्नर था उसमें से एक कॉर्नर से हमने एटम को हटा दिया है, तो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बनेगा। एक कॉर्नर पर से हमने एटम को क्या किया, रिमूव किया है ना। एक्चुअली आप लोग को देखो बना के, पहले ज़रा सोचो इसको मैंने कैसे किया, उसके बाद वो बन जाएगा।
पहले मैं ये समझाता हूँ, ठीक है, अच्छे से। जो सेंटर पे होता है, तो सेंटर का कैलकुलेशन क्या होता है कि हमारा 8 कॉर्नर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैंने क्या बोला कि ये जो 8 कॉर्नर था, एक कॉर्नर हटा दिया, तो ये कॉर्नर अब कितना हो गया 7 इंटू 1/8 मीन्स 7/8। ये तो 3 का 3 ही है। नो ये कैसे पता चला कि क्यूबॉइड बना रहा है? वो तो हाँ वही सर, बना- शेप तो डिफाइन नहीं किया ना। अरे मैंने लिखा था फेस सेंटर्ड। नहीं नहीं, क्यूब है कि हेक्सागोनल शेप। नहीं, वो जैसे फेस सेंटर क्या था, क्यूबॉइड में ही तो था, यूनिट सेल था ना वो, तो यूनिट सेल तो वही था क्यूबॉइड। वो तो मैंने हेक्सागोनल अलग से पढ़ाया। उसमें भी तो फेस है। फेसेस हैं, ठीक है, यूनिट सेल वो नहीं था। तो क्वेश्चंस में हमेशा हाँ लिखा रहेगा, ठीक है, वो स्पेशली लिखेगा, वो ज़रूर लिखेगा, तभी तो हमको पता चलेगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर बोला ना कि इसका फेस सेंटर्ड है, मतलब मैंने पूरा नहीं लिखा, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल मैंने नहीं लिखा, ठीक है, ये मेरी गलती है ना। अच्छा सर, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल सिर्फ क्यूबॉइड हो सकता है और ये नहीं हो सकता। वो लिखा रहेगा HCP, वो लिखा रहेगा हेक्सागोनल, सब कुछ लिखा रहता है, कैसा वह स्ट्रक्चर ड्रा करेगा। कौन कौन से तो बनते हैं क्यूब तो बनते हैं। 14 तरह के फेसेस बनते हैं, अभी मैंने सिर्फ तुमको 5 तरह के पढ़ाए हैं, है ना, 14 तरह के होते हैं टोटल, वो कल पढ़ाऊँगा, है ना। अभी जितना पढ़ाया हूँ उसी से क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे अभी वो सारे क्या होंगे, यूनिट सेल के, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अब y तो इतना ही रहेगा, है ना, y क्या रहेगा 3, तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बनेगा, x 7/8 y 3, ऐसा एग्जिस्ट करता है क्या। तो फ्रैक्शन से मुझे हटाना पड़ेगा, तो क्या होगा x 7 y 24, ठीक है। अब क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दिया जाएगा, मीन्स जो फेस था, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, उसको बदल दिया जाएगा, या इसी में पूछा जाएगा कि अल्टरनेट कॉर्नर पे रखा गया है, या हो सकता है अल्टरनेट फेस पे रखा गया हो, किसी भी तरह से पूछ देगा। मैं बोल रहा हूँ सबसे पहले कि अल्टरनेट कॉर्नर पे रखा गया, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा क्या होगा XY 1/2, हाँ ठीक है, ठीक है ना। अब अगर अल्टरनेट फेस पे रखा जाए तो Y3 X2Y, हाँ ठीक है, क्लियर। अब अगर दोनों का अल्टरनेट रख दिए तो, दोनों का अल्टरनेट मैंने रखा, मतलब X भी अल्टरनेट कॉर्नर पे है, Y भी अल्टरनेट फेसेस पे है, तो सिंपल सा जो पहले था वो होगा XY3, क्लियर ना। अगर इक्वल अमाउंट ऑफ रिमूव किया जाए दोनों से, तो जो पहले था वही बनेगा, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको फेस हटा दे रहा हूँ, ठीक है, कॉर्नर तो फिक्स है, कॉर्नर पे ही रहेगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ बॉडी, ठीक है। उसके बाद मैं बोल रहा हूँ कि अल्टरनेट कॉर्नर पे है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, अल्टरनेट कॉर्नर पे है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल है, तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा XY2, क्लियर है ना। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा तो अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि DPP जो जा रहा है ना अगला, इसमें क्वेश्चन है एक्चुअली, ठीक है। अच्छा, इसमें जो क्वेश्चन है वो कुछ मैं जो कल पढ़ाऊँगा उससे भी रिलेटेड है, तो ये आज का और कल का दोनों का DPP है, ठीक है। तो क्वेश्चन तो सारे तुम पढ़ोगे, ठीक है, लेकिन बनेगा वही, मतलब बनाओगे वही जो तुमको आता है, ठीक है। बोल दीजिएगा बस कि कौन-कौन सा क्वेश्चन। नहीं, वो तुमको छांटना है ना, तुम पढ़े हो, थोड़ा देखो क्या पढ़े थे, ठीक है। जैसे यहाँ पे कुछ कुछ अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं, जैसे ये क्वेश्चन है, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल आर, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल 1, है ना, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है।
उसके बाद है, अच्छा स्पेस वाला भी आ गया इसमें, अरे बाप ये तो बहुत ऊपर ऊपर का चला गया, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें क्या है कि कल जो मैं पढ़ाऊँगा वहाँ का भी है, ठीक है। तो जो जो तुमको लगेगा कि हाँ मैंने ये पढ़ा वो क्वेश्चन बनाओगे, और अगले क्लास में जब अगर तुम लोग को पता नहीं चलेगा तो अगले क्लास में मैं क्वेश्चन नंबर बोलूँगा और उसका डिस्कशन करूँगा, ठीक है। तो 6 तो बज गए। और अगर देखो आज जो मैंने पढ़ाया अगर उसमें से कुछ पूछना है तो पूछ लो, है ना। एक्चुअली होता किसको, बॉडी वाला, यही सिर्फ क्वेश्चन या इसके पहले वाला सारे? इसके पहले जब मैंने लिया था कि x भी अल्टरनेट है, y भी अल्टरनेट है फेसेस पे, है ना। तो अल्टरनेट का मतलब क्या होता है कि कॉर्नर 8 था, अल्टरनेट का मतलब एक एक छोड़ के, तो डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, है ना। फेसेस 6 थे, अल्टरनेट मतलब डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, मतलब ये कितना हो जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा 3। अब ये 4 इंटू 1/8 करोगे तो कितना आएगा 1:2, है ना। ये अगर करोगे 1/2 तो कितना आएगा 3/2, ठीक है। तो सिंपली x कितना है 1/2 और y कितना है 3/2, ठीक है, ठीक है ना। अब देखो कंपाउंड क्या बनेगा, उतना तो करने आता होगा ना। नहीं आ रहा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मैथ है, सिंपल सा मैथ है ना, सिंपल सा मैथ है, क्लियर। अब इसका देख लो, ये कॉर्नर पे है और ये बॉडी है। ये कॉर्नर मैंने क्या बोला, अल्टरनेट है ना। अल्टरनेट है मतलब 1/2 हो जाएगा x का, और y बॉडी पे तो सिर्फ 1 होगा, तो ये 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो x y2, ठीक है, क्लियर ना। एक बार पोलर कौन सा है, जैसे नाम था पोलर जो होता है